नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमावत, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड NIOS से प्रायोजित है। यह कोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। विद्यार्थियों, आपके प्रथम वर्ष DNYS कोर्स के अंदर 3 थियोरेटिकल पेपर हैं, जिनके सब्जेक्ट कोड 811, 812 और 813 है। तो यह जो कोर्स है, इसमें 3 थियोरेटिकल और 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेंगे। जो 3 थियोरेटिकल पेपर हैं, उनके अंदर आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, जो शायद आपको मिल भी गए होंगे। पर इनके हमने कुछ वीडियो फॉर्मेट भी बनाए हैं, जिनके वीडियो पूरी सीरीज़ जो 811 और 812 सब्जेक्ट कोड हैं, उनकी पूरी वीडियो सीरीज़ हमने हमारे यूट्यूब पर अपलोड कर दी हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो 813 सब्जेक्ट कोड हैं, जिसके अब तक लगभग हम 8 चैप्टर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। और अभी जो हम पढ़ेंगे वह 9वां चैप्टर होगा, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाओं का नियमन करती हैं और हमारे आंतरिक रूप से एक विशेष प्रकार का स्राव जो उत्पन्न होता है, जो शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग क्रिया के लिए प्रेरित करता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो 9वां चैप्टर अंतःस्रावी तंत्र की संरचना, क्रियाविधि और योग के प्रभाव के बारे में है। तो इसमें कहा जाता है कि मानव शरीर में कुछ विशेष स्थानों पर हार्मोन को उत्पन्न करने वाली रचनाएं उपस्थित होती हैं। इन रचनाओं को ग्रंथि कहा जाता है। और ये मानव में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ, विशेष रूप से 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स का उत्पन्न करती हैं। तो एक जो प्रकार की ग्रंथि है वो है नलिका युक्त ग्रंथि, जिनको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। दूसरी जो होती है नलिका विहीन ग्रंथियाँ, जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। तीसरी जो है मिश्रित ग्रंथियाँ, जिन्हें मिक्स ग्लैंड्स भी कहा जाता है। तो इन तीनों के अलग अलग स्पष्टीकरण हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड किन्हें कहते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ, जिनको नलिका युक्त ग्रंथियाँ कहा जाता है। तो ये ग्रंथियों का एक ऐसा वर्ग होता है जो एक विशेष नलिका द्वारा ग्रंथि के हार्मोन्स को बाहर निकालता है तथा शरीर के किसी विशेष स्थान को ही प्रभावित करता है। तो नलिका युक्त ग्रंथि को बाह्यस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसके जो उदाहरण है, जैसे कि आँखों की जो अश्रु ग्रंथि है, आपकी जो लैक्रिमल ग्लैंड है। दूसरी जो है स्वेद ग्रंथियाँ, जो शरीर की पसीने को निकालने वाली जितनी भी ग्रंथियाँ हैं हमारी, वो सारी ग्लैंड उसमें आती है। और पाचक रसों को उत्पन्न करने वाली जो ग्रंथियाँ हैं, ये सारी ग्रंथियाँ जो है नलिका युक्त ग्रंथियाँ या एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। अगली जो चीज़ हम पढ़ेंगे, नलिका विहीन ग्रंथियाँ। नलिका विहीन ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ हैं जो एंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम से इनको जाना जाता है। इनका कारण ये है कि ग्रंथियों का ये ऐसा वर्ग है जो किसी नलिका द्वारा किसी अपने जो हार्मोन्स है या भी श्रावण जो है उनको सिक्रेट नहीं करता है, ये बाहर स्रावित नहीं करता है। ये सीधा रक्त में मिला दिया जाता है और रक्त के माध्यम से ये पूरे शरीर को विभिन्न रूप से प्रभावित करता है। तो इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहा जाता है। इनमें से जो प्रमुख उदाहरण जो है इसके बहुत सारे हैं, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिनको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है। इस प्रकार से और भी ग्रंथियों का समूह है। अब हम जानते हैं कि मिश्रित ग्रंथियाँ किसे कहते हैं। कुछ ग्रंथियाँ ऐसी भी हैं जो नलिका युक्त ग्रंथियाँ और नलिका विहीन ग्रंथियाँ दोनों के रूप में कार्य करती हैं, दोनों के एक मिक्स रूप में कार्य करती हैं। उन ग्रंथियों को ये मिश्रित जो ग्रंथियाँ हैं, मिक्स ग्लैंड्स कहा जाता है। तो इनका प्रमुख कार्य क्या होता है कि नलिका द्वारा भी कुछ श्रावण का श्रावण करते हैं और कुछ का नलिका विहीन रूप से श्रावित करते हैं। तो इसमें से जो प्रमुख रूप से उदाहरण है वह है पैनक्रियाज ग्लैंड। आपकी जो अग्नाशय ग्रंथि है, इसे मिश्र ग्रंथि या मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। शरीर का वह तंत्र जो अंतःस्रावों तथा हार्मोन्स के द्वारा संपूर्ण शरीर के चयापचय, दर, वृद्धि, विकास, प्रजनन, निद्रा, जागरण आदि अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं का नियमन करता है, वह अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम कहलाता है। ठीक है। तो इनकी संरचनाएं जो है आपको अपने नोट्स में, अपनी बुक्स में सब कुछ साफ स्पष्ट रूप से मिल जाएगी। तो इनके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये कितने प्रकार की होती हैं। तो इनकी जो नाम है, सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पीयूष ग्रंथि कहलाती है। फिर आती है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि को कहते हैं। फिर थायराइड ग्लैंड, फिर पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड जो अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है, जो किडनी के ऊपर होती है। फिर आती है पैनक्रियाज ग्लैंड और जनन ग्रंथियाँ, गोनैड्स जिनको कहते हैं,
जो मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं। तो सबसे पहले इनके स्पष्टीकरण को हम देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो पीयूष ग्रंथि है, इसके बारे में हम जानेंगे कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के आधार पर एक लटकी हुई मटर के दाने के समान एक संरचना होती है, जिसका वजन लगभग 500 मिलीग्राम होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में पिनियल के बाद में सबसे छोटी ग्रंथि है, किंतु इसके महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स जो है वो दो भागों में बटे हुए हैं। एक तो जो आगे के हिस्से से, इसके क्या होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के जो दो भाग हैं, आगे वाले हिस्से का और पीछे वाला हिस्सा। जो आगे वाला हिस्सा जो हार्मोन्स निकालता है उनके अलग नाम है, और जो पीछे वाला भाग जो है वो हार्मोन्स अलग प्रकार के निकालता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीयूष ग्रंथि के या पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले हिस्से से कौन से श्रावण जो है, जो हार्मोन्स है वो बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन होता है वह है ग्रोथ हार्मोन, GH हार्मोन बोले, इसको ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है। तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स भी इसका एक नाम है। इसका काम क्या है? शरीर की कोशिका और उत्तकों की अंगों की वृद्धि करने में ये सहायक होता है। यदि ये हार्मोन्स नहीं उत्पन्न होता है तो बहुत सारे बच्चों में उनकी हाइट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो जो हाइट बढ़ाने वाला जो हार्मोन्स है वो ग्रोथ हार्मोन्स है। ये हाइट के अलावा सेल्स की क्षमता को और कैपेसिटी को भी बढ़ाने का कार्य करता है। दूसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये मोस्टली प्रसव के दौरान दुग्ध का स्राव करने में सहायता करता है। ये फीमेल के लिए बहुत आवश्यक हार्मोन होता है। जब प्रसव हो जाता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके बाद में माता के स्तनों में दुग्ध का जो उत्पत्ति होती है वह प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के कारण होती है। यदि इसकी कमी हो जाए तो ये समस्या होगी कि आपके दुग्ध का स्रावन कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरा जो ग्रंथि है वो है थायराइड उद्दीपक हार्मोन। जो हार्मोन्स निकलेगा पीयूष ग्रंथि से वह है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। ये थायराइड ग्रंथि को T3 और T4 के स्रावन के लिए उत्तेजित करता है। ये जो TSH हार्मोन जो है वो हमारे थायराइड ग्रंथि को T3 और T4 के स्रावन के लिए प्रेरित करता है, जो मेटाबॉलिक को बैलेंस रखती है। फिर एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये एडिनल ग्रंथि के हार्मोन्स को स्रावन करने के लिए उत्तेजित करता है। ये जो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है, जो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये हमारे एडिनल ग्लैंड जो है, जो अपने आप में भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, उसको उत्तेजित करने का ये कार्य करवाता है। फिर अगला जो हार्मोन आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, LH कहा जाता है इनको। ये महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म के चक्रों को, जो पीरियड्स आते हैं प्रति माह में, उसके नियमन के लिए, उसके हार्मोन्स को नियमन करने के लिए ये काम करता है। फिर आता है फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं ये क्या होता है, मासिक चक्र के समय अंडाशय से अंडा बनने के लिए कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। जो कोशिकाएं बनती है, जो पीरियड्स के दौरान पे जो एक अंडा निर्माण होता है, तो वो उस अंडे को निर्माण करने के लिए जो फॉलिकुलर हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, ये भी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है। फिर आता है मेलानोसाइट उद्दीपक हार्मोन, जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहलाता है। ये हार्मोन मेलानिन नामक वर्णन की उत्पत्ति करता है, इसकी उत्पत्ति को उत्तेजित करता है। ये मेलानिन क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो धूप में जाने के कारण जो एक विशेष प्रकार की परत शरीर में बनती है, जो काले कलर की होती है, जिससे रंग काला सांवला दिखता है। ये जो हार्मोन्स है वो मेलानिन कणों के कारण होता है, और इसको उद्दीपन करने के लिए ये भी पिट्यूटरी का अग्रभाग जो कार्य करता है। अब पिट्यूटरी के पश्च भाग से जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आता है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स या वैसोप्रेसिन बोला जाता है। ये क्या करता है कि हमारे किडनी के द्वारा जल के अवशोषण की मात्रा को नियंत्रित करता है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स गर्भाशय के संकुचन और शीतलीकरण को करवाता है। इससे क्या होता है कि जब पीरियड, जो बच्चा उत्पन्न होता है, तो उस समय ये बहुत आवश्यक हार्मोन माना जाता है, इसका शरीर के अंदर होना आवश्यक है। इससे क्या होता है कि प्रसव के दौरान बहुत ही आसानी रहती है इस चीज़ों को अंदर लेके। अगला जो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है मनुष्य के शरीर में पिन के नोक के समान लाल से भूरे रंग की ग्रंथि होती है, जिसे पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। इसका जो वजन है वो 150 मिलीग्राम होता है। बाल्यावस्था में ये बहुत सक्रिय होती है, किंतु धीरे धीरे उम्र के साथ में ये कैल्सिफिकेशन होने के कारण एक निष्क्रिय रूप से कार्य करती है। ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है स्रावन करती है, और इसका मुख्य काम शरीर व्यक्ति को नींद लाने का होता है। अगला जो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड जो है मनुष्य के गले में श्वास नलिका के दोनों तरफ तितली के समान की जो संरचना है हमारे गले में, ये ग्रंथि कहलाती है थायराइड ग्लैंड।
थायराइड ग्लैंड का जो वजन होता है लगभग 25 से 30 ग्राम तक होता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है और शरीर के चयापचय क्रियाओं को महत्वपूर्ण अपना रोल निभाती है। थायरोक्सिन की भी उत्पत्ति के लिए आयोडीन महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए आयोडीन की कमी से गॉइटर नामक एक रोग हो जाता है जो थायराइड का एक रोग होता है। पैराथायरॉयड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के अंदर ही एक साइड में पाई जाने वाली 4 ग्रंथि होती हैं जो 2 गुट में होती है, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। तो ये ग्रंथि क्या होती है? मसूर के दाने के समान छोटी छोटी रचनाएं होती हैं जिन्हें पैराथायरॉयड ग्रंथि कहा जाता है। और ये क्या होती है? पैराथार्मोन का स्रावन करती हैं जो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस आयन का संतुलन बनाए रखती हैं। अगली जो ग्लैंड है वह है थाइमस ग्लैंड या थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि मनुष्य के वक्ष गुहा में हार्ट के पास में पाई जाने वाली एक छोटी सी ग्रंथि है जिसका प्रमुख रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का कार्य होता है। पर समय के साथ साथ में ना ये भी निष्क्रिय होने लगती हैं। बचपन में बहुत एक्टिव होती है पर धीरे धीरे ये भी पतली होकर निष्क्रिय होने लगती हैं। अगली जो ग्लैंड है, जो महत्वपूर्ण ग्लैंड में से एक ग्लैंड है एड्रेनलिन ग्लैंड। एड्रेनलिन ग्लैंड जो है हमारे शरीर के अंदर जो किडनी है, हमारे जो वृक्क होता है, जो हमारा किडनी है, उसके ऊपर एक कैप नुमा संरचना होती है, एक टोपी नुमा संरचना होती है। तो मनुष्य के दोनों वृक्कों के ऊपर ये टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें एड्रेनलिन ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। प्रत्येक का वजन 5 से 8 ग्राम होता है। ये ग्रंथि एक कैप्सूल में बंद रहती है जिसका बाहरी भाग है कॉर्टेक्स और मध्य भाग जो है या फिर अंदर का भाग है मेडुला कहलाता है। तो जो कॉर्टेक्स वाला भाग है ये ग्रंथि का 90% भाग बनाता है जिसका कार्य, उसकी जो कोशिकाएं हैं लगभग 50 प्रकार के अलग अलग हार्मोन्स का स्रावन करती हैं जो शरीर के बहुत सारे काम जैसे रक्तचाप को नियंत्रण करना, रक्त की कमी को नियंत्रण करना, थकान वगैरह इन सब को कंट्रोल करने का कार्य करती हैं, जिनको सामूहिक रूप से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। अगला जो है एड्रिनल मेडुला जो पार्ट है अपने जो एड्रेनलिन ग्लैंड का, उसका जो प्रमुख रूप से काम होता है कि ये आंतरिक भाग एड्रेनल कॉर्टेक्स से घिरा होता है। ये भाग एड्रेनलिन व नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स बनाते हैं जो तनाव की स्थिति में उत्पन्न होते हैं और सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र को उद्दीप्त करते हैं। फिर आती है जनन ग्रंथियाँ, ये गोनेड्स बोलते हैं। गोनेड्स जो है वो शरीर में पुरुष में टेस्टिस के रूप में आते हैं और महिलाओं में ओवरी में होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जनन ग्रंथियों में पाए जाते हैं। तो मेल जो भाग है, जो पुरुष है, पुरुष के जो अपने वृक्षण है, टेस्टिस है, उनसे एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावन होता है जो इसका काम करता है, जो जनन ग्रंथियों का गोनेड्स जो स्रावित करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का। और दूसरा जो ओवरी होती है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन्स का श्रावण करती है जो प्रजनन में सहायक होते हैं। अगला जो है ग्लैंड है वो अंतिम ग्लैंड है पैनक्रियाज ग्लैंड, जो अग्नाशय ग्रंथि के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अग्नाशय ग्रंथि जो है मिश्र ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। ये बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के काम करते हैं। तो अग्नाशय से 4 प्रकार के हार्मोन का श्रावण होता है, अल्फा हार्मोन्स, बीटा हार्मोन्स, डेल्टा हार्मोन्स और पी हार्मोन्स, पी सेल्स जो होती है। तो इनके अल्फा सेल्स जो है, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन जो शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। दूसरा बीटा सेल जो है इंसुलिन का निर्माण करती है और शरीर के अंदर रक्त का शर्करा का संतुलन बनाए रखती है। फिर डेल्टा सेल जो है ये सोमेटोस्टेटिन का स्रावित करती हैं जो ग्लूकोज और इंसुलिन का नियंत्रण करता है। इसी प्रकार से पी सेल्स जो होती हैं वह पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को स्रावित करती हैं जो भोजन के पाचक में सहायक है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने जाना कि कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और ये बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को करती हैं। ये छोटी छोटी ग्रंथियाँ बहुत सारे ऐसे विशेष रूप के हार्मोन्स को स्रावित करती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। यदि इन हार्मोन्स में अनियमितता आ जाती है तो आपको कई प्रकार के अलग अलग विभिन्न प्रकार के रोग देखने को मिल सकते हैं। तो अंतःस्रावी तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए योग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरी चीज़ों को स्वस्थ रखने के लिए। तो सबसे पहले षटकर्म की क्रिया जो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे षटकर्म करते हैं तो शरीर के अंदर की शुद्धियाँ होने के बाद में हार्मोन्स की जो मात्रा है वो संतुलित होने लगती हैं, हार्मोन से संबंधित रोग दूर होते हैं और शरीर के अंदर ये ग्रंथियाँ विशेष मतलब संतुलित रूप से शरीर के अंदर इन हार्मोन्स का श्रावण करती है। दूसरा जो क्रिया होती है योगासन। योगासन का सीधा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, हमारे रक्त संचरण पे पड़ता है और जैसे रक्त संचरण सुचारू होता है वो तो उस साथ ही साथ में योग के द्वारा ये सारी ग्रंथियाँ भी स्वस्थ होने लगती हैं। अगला जो है
मुद्रा और बंध है। मुद्रा और बंध के प्रभाव से आंतरिक ऊर्जा का उत्पादन होता है और आंतरिक ऊर्जाएं जैविक ऊर्जा के बढ़ने के कारण शरीर के सभी अंगों को हीलिंग करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, स्व मरम्मत क्षमता को बढ़ाने के लिए काम आती है। प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों के संयम करने से क्या होता है कि इंद्रियां संतुलित रूप से हार्मोन का श्रावण करती हैं। फिर प्राणायाम के द्वारा हम हमारे शरीर को, मन को शांत करते हैं। जैसे मन और शांत होता है और भ्रामरी और उज्जाई प्राणायाम द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्रंथि को बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है। समाधि के द्वारा चारों तरफ का वातावरण शांत होता है, जिसके कारण हार्मोन्स पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ध्यान के द्वारा मन संतुलित होता है और इसी प्रकार से मन संतुलन होने के साथ साथ में कई प्रकार की समस्याएं वैसे ही ठीक हो जाती हैं। तो विद्यार्थियों, तो अब तक हमने पढ़ा 9वां चैप्टर जो था अंतःस्रावी ग्रंथि का, और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगला जो चैप्टर होगा 10वां और अंतिम चैप्टर होगा इस वाले सब्जेक्ट का। तो ये जो सब्जेक्ट होगा प्रतिरक्षा तंत्र या प्रजनन तंत्र की संरचना के बारे में होगा, जिसके अंदर ये 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे, अपने इम्यूनिटी को भी पढ़ेंगे और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये वो 10वां चैप्टर होगा। और जब तक अगला वीडियो आता है तब तक आपको अलविदा चाहूँगा मैं। धन्यवाद।